राम राम जी। सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, ये दो चैनल हैं। मेरे साथ हैं भाई धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र भाई राम राम। राम राम जी, तमाम दर्शकों को भी, आपको भी। धीरेन्द्र भाई, ये जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, हालांकि उसमें इनको सफलता मिलती हुई वैसे मुझे दिख नहीं रही है, पर ये आई लव मोहम्मद के नाम पे जो ये उत्पात उपद्रव यूपी में प्लान किया गया था, इसको लेके ऐसी खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव बड़े बेचैन हैं और जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको लेके अखिलेश खुश नहीं है, क्योंकि आगे हिंदुओं का एक फेस्टिवल सीजन है और अभी नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद विजयदशमी आ जाएगी, उसके बाद दीपावली का पूरा सीजन चलेगा। उसमें व्यापार विनिमय का एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है और हमारे देश का तो सबसे बड़ा इवेंट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अब छठ जो है बहुत बड़े और बहुत व्यापक स्तर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाने लगी है। और इस दौरान अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद का स्टिकर चिपका के देश फूंकने के लिए सड़क पर उतर आए तो अखिलेश यादव को तो बड़ा धर्म संकट हो जाएगा कि क्या करें, मुसलमानों का समर्थन करें, न्यूट्रल रहें, हिंदुओं का समर्थन करें। क्योंकि सर एक बात बताइए मुझे, क्या अखिलेश का जो वोटर वर्ग है, जो हिंदू अखिलेश को वोट देते हैं, उनको ये अच्छा लगेगा कि कोई उनका देश नेपाल की तरफ फूंक दे? जी, क्या दरअसल करेंगे अखिलेश? अगर हम बाबा जी, अपना सवाल पहले अखिलेश यादव से है या इस पूरी घटना से है? वहीं से शुरू। इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश का क्या रोल है? दरअसल ये मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव या तमाम इस तरह के लीडर जो सेकुलरिज्म का एक जिनके पास ये एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सेकुलरिज्म के झंडा बरदार हो गए हैं, क्योंकि उनकी राजनीति उनको ये सिखाती है कि साहब ये इसको होने के लिए जरूरी है कि आपको पूरी तरह से आप ये हो जाइए सेकुलर, तभी आप मुस्लिम वोटों के साथ साथ हिंदू वोटों का एक साइजेबल चंक ले पाएंगे। जो माई समीकरण, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यूपी और उत्तर प्रदेश माई समीकरण से चलता है, कहीं और ये कुछ और भी हो सकता है, अलग अलग जगह पर हो सकता है कि कहां किस जाति के साथ मुस्लिम वोट ये मानता है कि वो जीत के आधार पर जा सकता है। तो ये ममता बनर्जी के यहाँ ये अलग समीकरण होगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, जो हम यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये उनके लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति है, खास तौर से अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अगर हम उसको एक सीधे तौर पर देखें कि इससे होगा क्या, ये वोटों का क्या होगा, वोटों का ध्रुवीकरण, जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है, मैं ये मानता हूं कि उसका इससे ज्यादा और ज्यादा हो नहीं सकता। क्योंकि पिछली बार जो वोटिंग हुआ है बाबा जी, यूपी का वोटिंग जो कहता है, ये वोटिंग लगभग वही वोटिंग है जो कभी इस देश में जब बंटवारा हुआ था, जब देश का बंटवारा हुआ था 1946 में, जब वोटिंग हुई थी इस देश के लिए, और पूरे मुस्लिम समाज के पास जो वोटिंग का पैटर्न था वो ये था कि आप पाकिस्तान के हक में कि हिंदुस्तान के हक में, बस अगर आप मुस्लिम लीग को वोट नहीं कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के हक में नहीं है। और जिस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं अखिलेश, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश जिसमें हम लोग हैं, ये जो इलाका है ये 96% पूरी तरह से पाकिस्तान के हक में था। तो और उसके बाद इतने लंबे समय बाद किसी मुस्लिम वोटर्स ने पिछले चुनाव में लगभग ये परसेंटेज हासिल कर ली है।
अगर इमोशनल वैल्यू के तौर पर बात करें तो, यानी एक तरफा एक पार्टी को इस तरह से सपोर्ट करना बहुत अरसे बाद ये संभव हुआ। तो जो एक मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण है वो तो कंप्लीट है, उसमें तो बहुत कुछ किया नहीं जा सकता, आप उसमें से ज्यादा नहीं जा सकते। और जो उनका दूसरा वोट बैंक है जिसकी वजह से मुस्लिम वोट साथ है, वो है यादव वोट बैंक। यादव वोट बैंक की अगर हम देखें, हालांकि बीजेपी वाले अलग अलग काउंटिंग देते रहते हैं और बीजेपी में इस तरह की लीडरशिप बहुत है जो ऊपर के लीडर्स को बेवकूफ बनाने में यकीन रखती है। उनका कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो ग्राउंड के वो है, क्योंकि उनको मालूम है ये वोट अभी तक मोदी, पीएम मोदी, अमित शाह और योगी, यूपी में योगी हैं, तो इन लोगों के नाम पर है, तो इसलिए वो जो भी कहते हैं वो चल सकता है। आप ये देखेंगे मैक्सिमम वोट यादव बाहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी के हक में था, तो इसीलिए वो भी लगभग एक सीमा तक है, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा था। मतलब 30% 40%, मतलब ये दावा करती है बीजेपी, मुझे शक है कि 30% यादव उनको मिला होगा, ये मुझे शक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये एक बड़ा, बस एक ये पेज, इसके अलावा चूंकि अब इस समय अखिलेश यादव ये समझ चुके थे 2024 की जो एक चमत्कारिक जीत है, वो मतलब समाज बीजेपी को जहां उन्होंने रोक दिया है, अगर हम उसको ये देखें तो उसमें अब मैक्सिमम बढ़ क्या सकता था, जो 24 के हिसाब से देखें उसमें बाकी दीगर जो ओबीसी कास्ट है जिसको वो पीडीए के अंतर्गत रखते हैं वो बढ़ सकती थी। लेकिन ये अखिलेश यादव को अच्छे से मालूम है। देखिए, मैं कुछ भी कहूंगा, मुझे राहुल गांधी या तमाम लोगों में चुनना होगा तो मैं अखिलेश यादव को ज्यादा बेहतर उनसे जमीनी समझ वाला नेता मानता हूं यूपी के मसले में, क्योंकि वो जानता है कि मुझे बिना बाकी हिंदू वोटों को लाए बिना मैं जीत नहीं सकता हूं। लिहाजा वो चाह रहे थे कि पीडीए में लंबा समय तक इकट्ठा करें, और ये खेल जो हो गया, इस खेल ने उनको उलझा दिया। ये खेल इस तरह से उलझा दिया कि अब आपने देखा होगा कि ट्वीट में भी ये नहीं था कि ये क्या हुआ, ये आई लव मोहम्मद के हक में खड़े थे या किसको कह रहे, वो कुछ समझ में नहीं आया। बरेली के हक में हुए कि बरेली के खिलाफ हुए, ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस वाले खेल में वो किसी एक का पक्ष लेते हैं, पक्ष लेने पर तो हिंदू वोट के अगर पक्ष ले लिया गया तो मुस्लिम वोटर का जो कंसोलिडेशन है वो तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आजम खान की चुनौती अभी साफ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और अगर वो मुस्लिम पक्ष लेते हैं तो जिस हिंदू वोट को वो इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, जिसके माध्यम से 27 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिस पर 27 की जीत की मोहर लगाना अगर वो चाहते हैं, तो मुझे ये कहने में कोई भी वो नहीं है कि वो उनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा, इस पूरे प्लान को। इसीलिए जब आजम खान के आप व्यंग सुन रहे हैं, आप तंज सुन रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं हम छोटे आदमी हैं, हमारी गली में पानी भर जाता है, वो बड़े लोग हैं, वो कहां आएंगे, जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया था, इससे पहले छूटने वाले दिन भी उन्होंने यही शब्द कहा था कि हम एक छोटे आदमी हैं। दरअसल वो अब अखिलेश यादव अपने आप को इस पूरे मसले में ऐसी जगह फंसा हुआ पा रहे हैं जहां से उनको निकलना मुश्किल हो रहा है। और ये स्थिति कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगी वो बीजेपी के सामने ला चुके थे कि बीजेपी कुछ भी कर रही थी तो ओबीसी और जातीय वार के बीच में अपने आप को उलझा हुआ दिख रही थी। उसको एक हाई कोर्ट ने रास्ता दिया जिसमें आपने देखा होगा गुर्जर राजपूत, कहीं जाट त्यागी, कहीं कुछ इस तरह की जो इस जगह पर स्थिति हो गई थी कि किसका पक्ष ले, बीजेपी लीडरशिप किसका पक्ष ले। ये जानबूझ के पीडीए की तरफ से जो की जा रही थी कोशिश, उसका सबोटाज हुआ। तो मैं इस स्थिति में ये कहूंगा कि जो आई लव मोहम्मद है, इसमें अखिलेश यादव एक ऐसी पिच पर खड़े हो गए जहां वो अगर शॉट मारते हैं तो भी आउट हो सकते हैं और खड़े हैं तो भी आउट हो सकते हैं। तो ये बड़ी अगर आप अखिलेश यादव के लिए पूछ रहे हैं तो मेरे विचार से ये इस समय मेरी नजर में सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव इस पिच पर खेलना नहीं चाहेंगे। आई लव मोहम्मद का कोई भी अंदर से उनको मालूम है कि अगर ये मुद्दा ज्यादा बड़ा होता है, मैंने बताया आपको संभल और ये आसपास के इलाकों में अगर आप जाएंगे, बरेली के आसपास में आपको आंवला और वो तमाम चीजें, वहां एक यादव बेल्ट का एक बड़ा हिस्सा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहता। आपने देखा होगा गुन्नौर से लेके आगे तक जाएंगे तो यादवों की बड़ी ताकतवर सीट्स भी हैं, और वो चीजें वहां अगर ध्रुवीकरण होता है तो ये नुकसान है किसका, अखिलेश यादव का। तो मैं इस स्थिति में यही मानता हूं कि ये स्थिति उनके लिए परेशानी भरी है। अच्छा सर, आजम खान का आपको क्या लगता है, आजम खान का क्या फ्यूचर है?
वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, समाजवादी पार्टी से अलग कहीं जाएंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे या नई पार्टी बनाएंगे, या जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी सपा में? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये यथास्थिति बनी रहने वाली स्थिति है, क्योंकि उंगली कटा के शहीद होने का मौका तो अखिलेश भी आजम को नहीं देना चाहते, और आजम भी ये जानते हैं कि अगर वो, चूंकि 10 बार 12 बार से जीतने वाला अकेला विधायक है, 80 से वो लगातार जीत रहा है, उसको एक ही विधानसभा से, तो इतना मंझे हुए खिलाड़ी है। इसीलिए अब मैं कई बार देखता हूं कि आजम का व्यंग बाकी तमाम पॉलिटिशियन से ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा बड़ा मैसेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आजम खान को ये मालूम है आज की डेट में अगर मुसलमानों का कोई मसीहा है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे ये कहते हुए यहां हिचक नहीं है कि वो अखिलेश यादव है। हमको प्रैक्टिकली देखना होगा। आजम खान पुरानी किताब है जिसके अक्षर अब उड़ चुके हैं, धुल चुके हैं वक्त के साथ साथ। आपको मैंने पिछली बार कहा, आप इसको हम दो चीजों से सिर्फ दर्शकों को समझा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों को ये चीज शायद उस तरह ना लगे, क्योंकि फैक्ट अलग होते हैं। रामपुर से जब सीट लड़ने की कोशिश, जब याद होगा आपको, आजम खान तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तंजीम फातिमा लड़ नहीं सकती थी, उनका बेटा लड़ नहीं सकता था, लिहाजा वो तीनों सजा याफ्ता थे और उनको अभी जो है वो अभी चुनाव लड़ने पर रोक। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि साहब यहां से अखिलेश यादव लड़ लें रामपुर से, तो वो एक बड़ी इस तरह की पेंच थी जिसमें वो चाहते थे कि उनका आदमी हो, क्योंकि अखिलेश लड़ेंगे नहीं। लेकिन अखिलेश ने इस गोली को चबाया नहीं, बल्कि उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी को लाकर खड़ा कर दिया, जिस मोहिबुल्लाह नदवी का आजम खान से सीधा 36 का आंकड़ा है, और आजम खान ने हराने के लिए मोहिबुल्लाह नदवी को पूरी कोशिशें की। जो भी उनके समर्थकों को देखें वो देखें, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी बड़ी शानदार तरीके से जीता। तो ये, इससे आप क्या मैसेज लेते हैं? रामपुर तो गढ़ है, आजम खान वहां जनतांत्रिक नवाब है। नवाब खानदान की, मिक्की मियां की पूरी खानदानी राजनीति को खत्म करने वाले शख्स का अगर नाम है तो वो आजम खान है। और उसको वहां एक ऐसा आदमी जो जामा मस्जिद के, मतलब फखरुद्दीन अली अहमद मस्जिद जो संसद के सामने है, उसका इमाम हरा दे, अनजान आदमी हरा दे, तो आप ये समझ चुके कि, और क्योंकि एक और बात जान लीजिए, आजम खान इस तरह के इमामों या मौलवियों की राजनीति के बहुत खिलाफ, क्योंकि वो अपने वहां से निकल के आया और वहां उसको हार गया। हालांकि उसको शांत कहा रखा कि एक टिकट दिया जो रुचि वीरा है, रुचि वीरा आजम खान कैंप की मानी जाती है, तो वो उनको टिकट दे दिया, वहां वो जीत गई। उनको हराने की कोशिश वहां एसटी हसन ने की थी, जो एसटी हसन समाजवादी पार्टी के स्वाभाविक चॉइस थे। तो इसीलिए ये दोनों जो हैं, एक दूसरे को याद होगा जिम कार्बेट की एक कहानी बचपन में आपने भी शायद अगर यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा, उसमें आती है जिसमें वो लड़ते हैं, एक जंगली वो और एक मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, और वो शेर के बीच में लड़ाई होती है। तो उसमें एक कहावत होती है गांव की, इमा इमा बतिया कुमड़ कोई नहीं, कि आओ बताओ कोई भी कद्दू नहीं समझो हमको, या वो यही शायद उसका अर्थ था। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच में एक टसल चली रहेगी। वो अभी तक वो क्लियर नहीं कर रहे कि बसपा का क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि बसपा की उसमें जाने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं इससे पहले ये कोशिश उनको मात हो चुकी, जब वो उन्होंने याद होगा मुलायम सिंह के समय ये कोशिश की थी। क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोट को, पैटर्न को समझने की जरूरत है। मैं एक राजनेता के तौर पे कह रहा, किसी कौम की वजह से नहीं, अगर माफ कीजिएगा, उनको समझने की, राजनीति के अध्येता के तौर पर अगर आप देखेंगे, मुस्लिम वोट हमेशा से उन हिस्सों में जहां वो अपने दम पर नहीं जीता सकता, जहां वो अपने दम पर जिता सकता है, वहां वो कट्टर जो इस्लामिक थॉट की पार्टियां उनको वोट करता है। ये इस देश का नियम है। इस देश की बात कर रहा हूं, बाकी वो क्या हो सकता है, वो बेचारे बहुत लिबरल भी रहे हों, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो पूर्वांचल उसका इलाका है, पूर्वांचल का, सीमांचल का जो बिहार में बोला जाता है, वहां आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने हराया। और वहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइट दे रहा था एक आदमी जब टीवी चैनल पर, उसने कहा कि जहां हम अपने मुस्लिम कैंडिडेट को हम अपने वोट से जिता सकते हैं, वहां हम मुस्लिम को वोट करेंगे जो हमारी पार्टी होगी, यानी AIM हो, या आपने देखा होगा यूपी की, आपको याद होगा इमाम काउंसिल और तमाम चीजें, कौन कौन सी पार्टी बनती थी,
वो सब। और जहां हम नहीं जिता पाएंगे वहां हम किसी सेकुलर पार्टी को देंगे। तो उत्तर प्रदेश में वो हराने की स्थिति में बहुत सीटों पर नहीं है, रामपुर जैसी सीटों को अगर आप देखेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा सीटें उनके उस पर नहीं है जिसपे वो अपने आप से फैसला कर सकते हो। लिहाजा वो एक चीज तय कर रहे हैं। और 2017 से पहले का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का, तो आपको दिखेगा कि मुस्लिम वोट बंटता भी था अलग अलग जगह। कई बार क्या होता था, कांग्रेस को देने की कोशिश हुई कुछ हिस्से ने, कुछ ने बसपा। वो धीरे धीरे ये समझ गए कि हमको एक पार्टी पकड़नी पड़ेगी अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो वो पार्टी हारे या जीता हम लोग, तो इस समय अखिलेश यादव उनकी आंखों में पहले नंबर का वोट है जिसको दे सकते हैं। तो लिहाजा ये बात मुझे नहीं लगता कि आजम खान नहीं समझते होंगे। तो लिहाजा ये एक रस्सा कसी चली रहेगी। इसमें अपने बेटे के लिए, जो छोटे वाला बेटा है शायद उसके लिए कोशिश होगी। इसके अलावा वो अपने लोगों को सेट करना चाहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव भी वंस फॉर ऑल नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी 2-3% का भी अगर विचलन होगा, क्योंकि बसपा जो रैली कर रही है 8-9 अक्टूबर को लखनऊ में, उसमें जो उस रैली के लिए बहुत सालों बाद वो इस कोशिश को कर रहे हैं कि वो लाखों की भीड़ जुटाए। उन्होंने खैर जो अखबारों में या तमाम चीजों में तो 10 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो 1.5-2 लाख की भीड़ जुटाने का उनका लक्ष्य जरूर होगा। तो ये बात अगर इतनी भीड़ आती है तो हो सकता है कि एक बार के लिए, हालांकि मुझे नहीं लगता, मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं एक राजनीतिक उसकी संभावना पर बता सकता हूं कि वो इस बात की कोशिश करें कि कुछ मुस्लिम वोटरों को देकर ये बता सके कि देखिए हम लोगों के साथ वोट बैंक उनसे बड़ा है। क्योंकि दलित वोट आज भी 12-13% जो है मायावती के साथ है। इतनी तमाम चीजों के बावजूद भी बहुत नीचे गिरा वोट। बहुत उनकी सीटें एक विधानसभा में है, लोकसभा में नहीं है। इसके बावजूद वो एक ताकत है। अगर वो इकट्ठा होती है तो डिवीजन की बात हो सकती है। इसीलिए सिर्फ आजम खान उस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ जाएंगे नहीं, ऐसा मेरा मानना आज की डेट में। अच्छा, पर मुझे एक बात बताइए, कोई भी आक्रामक वोट बैंक किसी भी पार्टी का जब सड़क पे उतर के उत्पात करता है तो बाकी का जो हिंदू समाज है वो उसके खिलाफ ध्रुवीकृत होता है। ये हम हरियाणा में देख चुके हैं। हरियाणा में हुड्डा समर्थक जो जाट था वो ग्राउंड पे बहुत एग्रेसिव था चुनाव अभियान के दौरान। इसका नुकसान ये हुआ कि तमाम गैर जाट जातियां भाजपा के साथ गुलबंद हो गई। अगर मुसलमान भी इसी तरह, जो कि राहुल गांधी की कोशिश यही है कि मुसलमान किसी तरह सड़क पर उतरकर और नेपाल जैसा कुछ कर दे इंडिया में, और यदि मुसलमान सड़क पर आकर आक्रामक होता है और नेपाल जैसी हरकत करने की कोशिश करता है तो खुद अखिलेश का जो सबसे पक्का वोट बैंक है यादव, वह भी इस स्थिति से खुश नहीं है। तो राहुल गांधी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह सड़क पे आग लग जाए। यदि मुसलमान इसी तरह सड़कों पे उतरने की कोशिश कहीं पर भी रिपीट करता है देश के किसी भी कोने में, उसका नतीजा यहां पर काउंटर पोलराइजेशन में यूपी में हो सकता है क्या हिंदुओं में? आप बताइए। मुझे लगता है कि जो दीगर कास्ट है शायद उनमें ये पोलराइजेशन हो सकता है, जो दीगर यादव कास्ट हैं। क्योंकि मैं ये बात अभी तक तो नहीं हजम कर पाया हूं कि ये बातें बहुत दिन से मैं सुन जरूर रहा हूं कि यादव वोटों के अंदर होगा। मुझे वो शक दिखता है क्योंकि देखिए हम बात एवरेज की करते हैं, हम लोग एक्सेप्शन की बात नहीं करते। ऐसे तो बीजेपी के पास कैंडिडेट भी होंगे यादव, तो ऐसा तो नहीं है कि साहब उनके पास नहीं होंगे। लेकिन जब आप बात एक्सेप्शन की नहीं करते, एवरेज की करते हैं, जो वोट बैंक फैसले करता है, तो उसमें मुझे शक है कि यादव वोट का जो आपका सवाल है वो मुझे शक है
कि उसका कंसोलिडेशन, क्योंकि अगर आप अभी भी देखेंगे सोशल मीडिया से जाके सब पे देखेंगे तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं कोई जादू वाली बात बता रहा हूं, वो आपको आराम से उसको एसेस कर सकता है कोई आदमी अगर सोशल मीडिया से समझने की कोशिश करता है। क्योंकि अभी भी आई लव मोहम्मद पे अगर कोई इस सारी मुहिम पर भी अगर को समर्थन आपको किसी सेकुलर नाम से अगर किसी कास्ट को दिखेगा तो वो आपको अभी भी दिख जाएगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। कोई इसमें मैं छुपी हुई बात नहीं कर रहा हूं कि आप इसको एसेस नहीं कर सकते। बाकी दूसरी कास्टों में जो पीडीए के तहत उनको लाने की कोशिश है, चाहे आपने देखा होगा पल्लवी पटेल के नाम पर उन्होंने पटेल समुदाय को इकट्ठा किया था, किसी किसी को अलग अलग जगह करने की कोशिश की, वो जरूर कंसोलिडेट होगा, वो जरूर जो ये एग्रेसिवली ऐसे होंगे तो अगर वो छिटक गया था तो वो बीजेपी की तरफ जाना चाहेगा। क्योंकि देखिए एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि बहुत लंबे समय बाद इस देश की जो हिंदू वोटिंग जो पैटर्न है उसमें एक वो आया है 2014 से, अगर हम देखें 2014 उससे पहले भी मतलब कभी कभी दिखा, लेकिन 2014 से एक थोड़ा हिस्सा ये दिख रहा है कि वो हिंदू के तौर पे वोट कर रहा है। एक हिस्सा ऐसा आया है जो अभी तक महज पूरे टोटल वोट बैंक का 12 से 14% है, यानी मुस्लिमों की आबादी के या तो उनके बराबर है या उससे कम है। लेकिन वो अलग अलग पैटर्न में जो अपने आप को जातियों में नहीं बांटता, जो अपने आप को हिंदू कहता है। तो ऐसा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि अगर ये स्थिति दिखती रही तो आप देखेंगे लोग अब रिएक्ट करते हैं। लोग इन सब पर आपने देखा होगा पहले ये बात बहुत ही मुश्किल होती थी कि कोई गुस्से के बावजूद, तमाम के बावजूद मुस्लिम धर्म के किसी धार्मिक प्रतीक पर या किसी उसके महापुरुष पर या जिसको भी वो मानते हैं उस पर कोई टिप्पणी करता हो। अभी आपको दिखेगा कि लोग लाइन से करते हैं, क्योंकि ये बात लोगों के जहन से बिल्कुल अलग हो चुकी। अब वो इस बात को मानते हैं कि ये आक्रामक था, क्योंकि एक के बाद एक केस आते हैं। भाई आप मुजाहिदीन आर्मी बना रहे हो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप हिंदुओं के धार्मिक संतों को जो इस्लाम पे बोलते हैं उनको कत्ल कर सकें, उनको टारगेट किलिंग कर सकें। आप छांगुर को ला रहे हो, आप कलीम सिद्दीकी को ला रहे हो, आप तमाम लोगों को ला रहे हो, तो कल आज नहीं तो कल ये होगा। भले इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा दलित जातियां या उनको दलित लीडर्स जो आते हैं वो इस बात को खुद बाबा साहब भीमराव साहब अंबेडकर की बात को वो टालना चाहते हो। पाकिस्तान के से जो विभाजन पर लिखी हुई इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी सच्ची भविष्यवाणी, वो उस समय 39 और 45 में लिखी गई थी। उस समय तो वोट भी नहीं पड़ा था। अगर उस किताब को पढ़ लेते तो शायद ये जो जोगेंद्र नाथ मंडलाइटिस जो बीमारी आई थी वो नहीं होती। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि सिर्फ अगर मैं ये कहूं कि दीगर यादव वोटों में काफी बड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है अगर इस तरह की घटनाएं और दिखेंगी और ज्यादा होंगी। और उत्तर प्रदेश में जैसे आप, मैं देख रहा था मुजफ्फरनगर जैसी जगह पे लिख दिया, उन्नाव में कहीं हो गया। क्योंकि देखिए आप वो आइडिया तो नहीं छोड़ सकते, जब आप इस तरह की भीड़ में नारे लगाते हैं और जब आप सड़क पर आके आई लव मोहम्मद करते हैं तो उस भीड़ में आपको ऐसे लोग तो मिल सकते हैं, कोई भी मतलब किसी को आश्चर्य नहीं होगा, जिनका सबसे पहला नारा जिनके कंठ से निकलता है वो सरतन से जुदाई निकलता है। तो ये सब चीजें जो हैं लोगों को डर भी होता है और डर से इकट्ठे भी होते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। जी बाबा जी। तो सर आज की चर्चा को धीरेन्द्र भाई यहीं समाप्त करेंगे और आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद। जरा एक बार अपने चैनल का नाम दर्शकों को बता दीजिए जिससे कि आपके चैनल को दर्शक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम दोस्तों धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट है और मैं उस पर 8 बजे लाइव आता हूँ और बाकी सब वीडियो डालता हूँ। जी जी, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट पे धीरेन्द्र भाई हर रोज 8 बजे लाइव आते हैं, तो इनको फॉलो कीजिए, इनको शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनका भी उत्साहवर्धन करें। सर आपने समय दिया धीरेन्द्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।